Hello students, the topic of this video is private sector in India. This is chapter number 4 of business environment. We will cover some topic in this video like what's the meaning of private sector, how private sector grow in India, and what are the causes of growth of private sector. So let's start with the meaning of private sector in India. प्राइवेट सेक्टर है होता क्या है? देखो, प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम कौन से ऐसे यूनिट को लेते हैं, कौन से ऐसे कॉरपोरेशंस को लेते हैं, तो इसमें इट रेफर्स टू ऑल दोज इंडिविजुअल यूनिट्स और कॉरपोरेशंस विच आर engaged इन प्रोडक्शन एंड आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल एंड आर मैनेज्ड बाय देम फॉर प्रॉफिट मोटिव. दैट मीन्स प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम उन सारे इंडिविजुअल यूनिट को इंक्लूड करते हैं, उन सारी कॉरपोरेशंस को इंक्लूड करते हैं जो बेसिकली प्रोडक्शन में एंगेज्ड होते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, और इन कॉरपोरेशंस का, इन यूनिट का जो ओनरशिप होती है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास है, कि जो प्राइवेटली ओन्ड है, ना किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ना किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास इनकी ओनरशिप है, ना ही कोई पब्लिक कॉरपोरेशन इनको देख रही है, कोई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इनको देख रही है. रादर जो इनकी ओनरशिप है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास है. और ये सर्विस इनका मोटिव नहीं होता है कि सिर्फ सेवाएं देने के लिए अपने बिजनेस को चला रहे हैं. दैट इज़ नॉट. बेसिकली इनका जो मेन मोटिव होता है प्रॉफिट को अर्न करना होता है. प्रॉफिट के मोटिव से ये अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करती हैं, अपने बिजनेस को चलाती हैं, मैनेज करती हैं, कंट्रोल करती हैं. तो बेसिक मोटिव इनका प्रॉफिट को अर्न करना होता है. दैट मीन्स प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम उन इंडिविजुअल्स को लेते हैं, उन बिजनेसमैन को लेते हैं, उन कंसर्न को लेते हैं, कॉरपोरेशंस को लेते हैं जिनके ऊपर प्राइवेट ओनरशिप होती है, उनकी अपनी ओनरशिप है और उनका मेन मोटिव प्रॉफिट को अर्न करना होता है. इंडिया के अंदर बिल्कुल स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था कि प्राइवेट सेक्टर हुआ करता था. तो बहुत पहले जो था पब्लिक सेक्टर का ही ज़्यादा जो रोल प्ले, पब्लिक सेक्टर अपना ज़्यादा रोल प्ले करता था. लेकिन धीरे धीरे कुछ इंडस्ट्रीज़ का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया. देखो, सबसे पहले तो जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 थी, उस टाइम 17 ऐसी इंडस्ट्रीज़ थी जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी. तो उस सिचुएशन में तो प्राइवेट सेक्टर को परमिशन ही नहीं थी, कि वो उनको अलाउ भी नहीं किया जाता था कि वो इंडस्ट्रियल यूनिट को उन एरियाज़ में सेटअप कर पाएँ, इन 17 रिजर्व्ड एरिया में. लेकिन 1991 में एक लिबरल पॉलिसी, जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, जिसमें एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इनको प्रमोट किया गया, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर का जो रोल था वो इंक्रीज़ हुआ. अब एक दो एरियाज़ ऐसे हैं जिनमें पब्लिक सेक्टर काम करता है, लेकिन बाकी सारे जो एरियाज़ हैं वो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिए गए हैं, जिसमें एटॉमिक एनर्जी और रेलवेज़ हैं, जिनका अभी तक पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है. तो इन दोनों के अलावा बाकी जितने एरियाज़ हैं उनमें प्राइवेट सेक्टर एंटर कर सकता है, अपने इंडिविजुअल यूनिट किसी भी एरिया में उनका वो सेटअप कर सकता है. आज अगर हम देखें तो रेलवेज़ में भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के जो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिए गए हैं. तो प्राइवेट सेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इकोनॉमी के डेवलपमेंट में. आज हम बहुत बड़े बड़े ऐसे इंडस्ट्रियल यूनिट देख सकते हैं, बिजनेस हाउसेस देख सकते हैं जो प्राइवेटली मतलब ओन्ड, उनके पास बहुत सारे उनके अंडर यूनिट आते हैं. जैसे रिलायंस है तो अंबानी का कितना बड़ा मतलब बिग हाउसेस हैं उसके अंडर, टाटा, बिरला वगैरह. तो बहुत सारे ऐसे यूनिट हैं जिन्होंने अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप किया हुआ है और बड़े अच्छे से वो उनको मैनेज कर रहे हैं. इंडिया के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ है, तो कुछ डाटा से हम देख सकते हैं कि ये ग्रोथ बहुत तेज़ी से इंडिया के अंदर प्राइवेट सेक्टर ग्रो कर रहा है. तो सबसे पहला है
हम मतलब कौन कौन से ऐसे बेसिस हैं जिनके बेस पर हम कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। जो सबसे पहला है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। तो इंडिया के अंदर पिछले कुछ सालों में प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, उनके नंबर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। तो प्राइवेट सेक्टर में हम कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं जिनके ऊपर प्राइवेट मैनेजमेंट है, प्राइवेट ओनरशिप है, तो उनकी बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है। तो ये एक ऐसा मेज़रमेंट है जिससे हम एज ए होल हम चेक कर सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर कितना ग्रो कर रहा है इंडिया के अंदर। तो अगर हम पिछले कुछ डाटा से कंपैरिजन करें, लाइक 1957 में इंडिया के अंदर जो नंबर ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज होती थी वो 20,000 के नियर अबाउट थी, लेकिन आज की डेट में ये नंबर बढ़कर 12 लाख के नियर अबाउट हो चुका है। तो ये डाटा ही डिपिक्ट करता है कि कितनी तेज़ी से 1957 से लेकर अब तक थाउजेंड से जो इनका नंबर है वो बढ़कर लैक्स में पहुंच चुका है। तो बहुत ज़्यादा जो नंबर है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। सेकंड है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइवेट ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो इंडिया के अंदर जो प्राइवेट ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम देखें तो आज की डेट में गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जॉब पाना तो बहुत मुश्किल हो चुका है। तो आप कोई भी डिग्री लेकर प्राइवेट जो सेक्टर है, जो कॉरपोरेशंस बनी हुई हैं, आपको वहाँ पर जॉब मिल जाती हैं। पढ़ते पढ़ते ही आपके इंटरव्यूज़ हो जाते हैं। मतलब काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी सिटी को छोड़कर बाहर दूसरी सिटीज़ में जाते हैं, बिकॉज़ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एमएनसीज इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कॉरपोरेशंस हैं जो बहुत ज़्यादा स्केल पर सैलरी पे करती हैं, काफ़ी हाई स्केल है उनके, और काफ़ी रेपुटेटेड उनकी जॉब होती है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। तो इस पॉइंट व्यू से हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने में भी प्राइवेट ऑर्गेनाइज सेक्टर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। देन इंक्रीज इन फैक्टर इनकम अर्नड इन द प्राइवेट ऑर्गेनाइज सेक्टर। प्राइवेट ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो फैक्टर इनकम है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। तो ये भी शो करता है कि प्राइवेट सेक्टर कितना स्पीडली ग्रो कर रहा है। फैक्टर इनकम का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे फैक्टर इनकम में रेंट आ जाता है, इंटरेस्ट आता है, प्रॉफिट आता है, वेजेस हम ले सकते हैं। तो रेंट का मतलब कि प्राइवेट सेक्टर में जो लैंड यूज़ की जाती है तो उसके ऊपर बिल्डिंग यूज़ की जाती है, उसके ऊपर रेंट मिलता है। कैपिटल जो इन्वेस्ट की जाती है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है। जो शेयर होल्डर पैसा लगाते हैं उनको डिविडेंड की फॉर्म में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो वर्कर वहाँ पर काम करते हैं उनको उनकी लेबर के बदले में वेजेस पे की जाती हैं। तो आज ये जो फैक्टर इनकम है वो प्राइवेट सेक्टर से बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं लोग। तो ये भी इस बात का एक इंडिकेटर है कि प्राइवेट सेक्टर बहुत स्पीडली ग्रो कर रहा है। ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ये भी है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। नियर अबाउट 18 के अंडर 15 लाख स्मॉल स्केल यूनिट को इस्टेब्लिश किया गया, लेकिन आज जो है इनका जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, लैक्स में हो चुका है। 200 लैक्स के नियर अबाउट जो है वो स्मॉल स्केल यूनिट की इस्टेब्लिशमेंट हो चुकी हैं, और इनका जो प्रोडक्शन की वैल्यू है वो भी करोड्स में इंक्रीज़ हो चुकी हैं। लास्ट जो आता है ग्रोथ ऑफ बिग हाउसेस इन प्राइवेट सेक्टर। बिग हाउसेस की भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रही है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। जो बड़े बड़े हाउसेस हैं, बिग हाउसेस ने बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर प्रोग्रेस किया है इंडिपेंडेंस के बाद। जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े हाउसेस हैं, रिलायंस है, टाटा है, बिरला है, थापर है, ओसवाल, बजाज, मोदी, आईटीसी, डीएलएफ। तो ये इन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने इंडिया के अंदर अपनी एसेट्स को बढ़ाया है, अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। हम रिलायंस का एग्जांपल ले सकते हैं।
अंबानी ने कितना ज़्यादा, मतलब कितना ज़्यादा उसके पास उसने कितना ज़्यादा अर्न किया है, कितना ज़्यादा अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश किया है, कौन कौन से ऐसे एरियाज़ नहीं हैं जहाँ पर उसने एंटर नहीं किया। तो ये सारे ऐसे इंडिकेटर हैं जो हमें बताते हैं कि प्राइवेट सेक्टर वो स्पीडली ग्रो कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, अब ऐसे कॉजेज़ क्या हैं कि प्राइवेट सेक्टर क्यों ग्रो करता है, क्या ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर को एक अपॉर्चुनिटी मिली है ग्रो करने में। तो सबसे पहला है पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। देखो, स्टार्टिंग में जब इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद कोई ऐसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, पॉलिटिकली सिक्योर नहीं था, ठीक है, जब तक इंडिपेंडेंस तक। तो इसमें जो फॉरेन कंट्रीज़ का भी काफ़ी इंटरफेरेंस हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पॉलिटिकल सिक्योरिटी हुई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हुई, तो प्राइवेट सेक्टर की भी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई थी। सेकंड जो रीज़न है प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ का, वो है यूनाइटेड मार्केट। यूनाइटेड मार्केट में भी इसने भी प्राइवेट सेक्टर के ग्रो करने में भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। पहले इंडिया के अंदर जो यूनियन हुए करते थे, जो सॉरी पहले जो था कि स्टेट्स प्रिंसली ओन्ड होते थे, कि प्रिंस हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो यूनियन ऑफ इंडिया में मर्ज हो गए। तो जब यूनियन बन गए, जब बड़ी बड़ी इकाइयाँ बन गई, तो उसके बाद क्या हुआ, जो मार्केट का जो साइज़ था वो भी एक्सपेंड होना शुरू हो गया। तो इससे भी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका मॉडर्नाइजेशन हुआ, उसकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई। डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिस्टिक एग्रीकल्चर, कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर की भी डेवलपमेंट हुई। बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं, जैसे जमींदारी सिस्टम का एबोलिशन हुआ, जमींदारी सिस्टम ख़त्म हुआ, लैंड होल्डिंग और ग्रीन रिवॉल्यूशन वगैरह। तो ये सब कुछ जो था, इनका भी एक रीज़न था जिसकी वजह से एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया। और बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन्स अवेलेबल होता था, रॉ मटेरियल काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होता था, एग्रो बेस्ड रॉ मटेरियल इंक्रीज़ हुआ, और जिससे इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया गया, और इसकी वजह से भी प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ होना शुरू हुआ। प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन। तो इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत लिमिटेड सी प्रोटेक्शन ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो प्रोवाइड करती थी। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्शन को कवर किया गया, मतलब जो फॉरेन कंपटीशन थे उसके लिए बहुत ज़्यादा जो प्रोटेक्शन थी वो लोकल यूनिट को दी गई। ठीक है, इसमें था कि इंपोर्ट को डिस्करेज किया गया, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के एफर्ट्स किए गए, और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए बहुत सारे इंसेंटिव दिए गए कि आप अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करो, आप अपना इतना यहाँ पर आप अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करो, तो आपको कई तरह के इंसेंटिव दिए जाएंगे, आपको सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जाएगी, टैक्सेशन में कई तरह के रिलीफ आपको दिए जाएंगे। तो ये भी एक ऐसा इसका एक ऐसा रीज़न रहा कि जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंड होना शुरू हो गया। जब इम्पोर्ट कम हुआ तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो एब्रोड से आती थी, तो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी थी। तो इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ थी तो उनकी ग्रोथ होनी शुरू हो गई। गवर्नमेंट हेल्प, इंडियन गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा जो हेल्प है वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को दी। बहुत सारे ऐसे फिनेंशियल इंटरमीडिएट्स को इस्टेब्लिश किया गया, लाइक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI, ICICI, इंडस्ट्रियल फिनांस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो SFC है, फिनांस कॉरपोरेशंस वगैरह, कमर्शियल बैंक्स को इस्टेब्लिश किया गया। इनको इस्टेब्लिश करने का मेन मकसद क्या था कि प्राइवेट सेक्टर की जो फिनेंशियल नीड है तो उनको कॉप अप करना था, उन क्रेडिट नीड को पूरा करना था।
तो गवर्नमेंट ने भी कई तरह के फिजिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को, जैसे टैक्स में कंसेशन दिया गया, उनको कई तरह की सब्सिडीज़ दी गई। तो इनका जो मेन मोटिव था प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को एनकरेज करना ही था। तो गवर्नमेंट हेल्प भी एक ऐसा कोर्स था जिसके वजह से प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ का जो है उसकी ग्रोथ हुई। इम्पैक्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर। देखो, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर अपने आप से ग्रो नहीं कर पाया, पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ भी इसकी ग्रोथ का एक रीज़न बना, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बहुत हैवी इंडस्ट्रीज़ को अपने हाथों में लेती हैं, जैसे आयरन एंड स्टील है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है। तो बेसिक इंडस्ट्रीज़ जो है, तो जब उनको सेटअप किया जाता है तो उनको कई तरह की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं ये पब्लिक सेक्टर ने ही प्रोवाइड की। तो जैसे स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ में हम ले सकते हैं, रोड है, रेलवेज़ हैं, एयरपोर्ट है, सी पोर्ट है, पावर की अवेलेबिलिटी है। तो अगर ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ ना होती तो प्राइवेट सेक्टर शायद ग्रो कर ही ना पाता। तो प्राइवेट सेक्टर के ग्रो करने में पब्लिक सेक्टर का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल हम कह सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ फॉरेन एंटरप्राइजेस। तो फॉरेन एंटरप्राइजेस का इंडस्ट्रियलाइजेशन होने का भी एक रीज़न है जिसने प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के ग्रोथ में हेल्प करी है। तो इसमें कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको हम ले सकते हैं, जैसे बहुत सारी ऐसी फॉरेन इंडस्ट्रीज़ हैं जिनका जैसे पेट्रोल, कोल और गोल्ड माइन थी, जिनका इंडिपेंडेंस के बाद नेशनलाइजेशन हो गया। ऐसे ही जो डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर कंपनीज थी, उनमें भी फॉरेन कंपनीज के साथ काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेशन हुआ, तो जिसकी वजह से भी जो है हमारे प्राइवेट सेक्टर ने ग्रो किया। और कुछ इंडियंस जो थे उनको फॉरेन इंडस्ट्रीज़ जो इंडिया में थी वहाँ पर उनको टॉप मैनेजरियल पोजीशन पर रखा गया। तो उनके एक्सपीरियंसेस की वजह से भी इंडिया के अंदर प्राइवेट सेक्टर ने ग्रो किया। इंडियनाइजेशन ऑफ फॉरेन एंटरप्राइजेस। कुछ जो फॉरेन एंटरप्राइजेस थी उनका इंडियनाइजेशन भी हुआ, कि इंडियनाइजेशन का मतलब कि वो एक इंडियन इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट हो गई। तो ये भी ऐसे एक ऐसा रीज़न रहा जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर ने ग्रो किया। अलोइंग इंडियन प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर टू इन्वेस्ट आउटसाइड इंडिया। जो इंडियन प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर था तो उनको भी अलाउ किया गया कि ये आउटसाइड इंडिया भी इन्वेस्ट कर सकती थी। तो जब आउटसाइड इंडिया इन्होंने इन्वेस्ट किया तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मनी को अर्न किया, मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा मनी बाहर से अर्न किया। तो ये भी इनकी ग्रोथ का एक मेन रीज़न था। जैसे टाटा स्टील था, इन्होंने कोरस स्टील एक यूरोपियन कंपनी को एक्वायर कर लिया था। तो इसकी वजह से भी प्राइवेट सेक्टर ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। तो इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है कि कितने ज़्यादा कौन सा सेक्टर कितना रोल प्ले कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर कंपनीज। तो इंडिया के अंदर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर इन दोनों कंपनीज़ की जो ग्रोथ है हम इसको डाटा से कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर हम 1957 का देखें तो इंडिया के अंदर जो टोटल कंपनीज थी प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनी दोनों को इंक्लूड करके 19,357 के नियर अबाउट थी, जिसमें गवर्नमेंट कंपनी का जो नंबर था, गवर्नमेंट कंपनी का नंबर 74 था और प्राइवेट कंपनीज का जो नंबर था वो 19,283 था। लेकिन अगर हम आज की डेट में देखें तो जो गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं उनका नंबर 1500 के नियर अबाउट है, लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं इनका नंबर 11 लाख के नियर अबाउट हो चुका है। दैट मीन्स इस डाटा के बेस पर हम कह सकते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन कंपैरेटिवली ज़्यादा है। स्टेट इन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जीडीपी के अंदर जो पब्लिक सेक्टर का शेयर है वो 21% के नियर अबाउट है,
लेकिन प्राइवेट सेक्टर का जो शेयर है वो 79% के नियर अबाउट है। दैट मीन्स ये पॉइंट भी हमें इंडिकेट करता है कि प्राइवेट सेक्टर का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। शेयर इन ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन, पब्लिक सेक्टर कैपिटल की फॉर्मेशन में 21% के नियर अबाउट कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वो 78.1% के नियर अबाउट कंट्रीब्यूट करता है। तो इस तरह से ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन में भी प्राइवेट सेक्टर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। प्लेस इन इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर के अंदर भी जो प्राइवेट सेक्टर का रोल है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। पहले तो क्या था कि 17 बेसिक इंडस्ट्रीज़ जो थी वो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी, लेकिन इस टाइम पर 2 इंडस्ट्रीज़ को छोड़कर बाकी सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन हो चुकी है। तो इस बेस पर भी हम कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आज की डेट में। इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग प्लान, तो ड्यूरिंग प्लान भी जो 7th प्लान से पहले पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती थी एज़ कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर, लेकिन 7th प्लान के बाद प्राइवेट सेक्टर की जो इन्वेस्टमेंट है वो पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट से कई गुना ज़्यादा हो चुकी हैं। और बाकी की प्लान में भी हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो इंडिया के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर रहा है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो दैट मीन्स इससे क्या क्लियर हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ में। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट एंड रिमेनिंग टॉपिक वी विल कवर इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।